बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कनाडा में विजिटर वीज़ा को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क वीज़ा में और कैसे पीआर तक पहुंचा जा सकता है, कनाडा का परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हासिल की जा सकती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे बहुत से लोग डाउटफुल रहते हैं हमेशा, जिनके पास विजिटर वीज़ा है या जो विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये कंप्लीट टॉपिक कवर करूंगा, आपका एक एक डाउट इसमें क्लियर करूंगा। विजिटर वीज़ा पे कनाडा आने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, आपने वर्क परमिट कैसे लेना है, उसके बाद पीआर कैसे होता है, या आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन ओपन वर्क परमिट की होती है और उसमें पीआर कैसे होता है। इन दोनों की डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो एज अ विज़िटर या एज अ टूरिस्ट कनाडा आना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ आके अपना विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट करना चाहते हैं कैनेडियन वर्क परमिट पे और पीआर के लिए। लेकिन प्लीज़ पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई कंसल्टेंट या एजेंट नहीं हूं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, प्योर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा मैं किसी को जॉब नहीं दिलवा सकता, यहाँ पे किसी के लिए जॉब ऑफ़र, एलएमआईए, वर्क वीज़ा कुछ भी अरेंज नहीं कर सकता, किसी चीज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं ले सकता। मैं सिर्फ आपको रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं लीगली कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। और सेकंड डिस्क्लेमर ये कि जो लोग डाउटफुल रहते हैं, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो पे भी एक भाई काफ़ी डाउटफुल थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं लेकिन इन्फॉर्मेशन का फ़र्क होता है। किसी वीडियो में मैं बताता हूं कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत है और किसी वीडियो में कहता हूं कि एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी वीडियो में बताता हूं कि आइल्स की ज़रूरत है और किसी में कहता हूं कि आइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उस भाई के मुताबिक। जो भी ऐसा सोचते हैं प्लीज़ इतनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन, कैनेडियन प्रोविंशियल इमिग्रेशन, इनके कई 100 प्रोग्राम्स, बहुत से इमिग्रेशन पैथवेज और उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, वो सभी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कनाडा की इमिग्रेशन की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती हैं। किसी में आपके लिए आइल्स भी ज़रूरी है, एजुकेशन, डिग्री, हर चीज़ ज़रूरी है। और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स में आपको आइल्स, डिग्री, एजुकेशन, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे डिमांड करता है तो आपने प्रोवाइड करना होगा। आई नो बहुत से मेरे व्यूअर्स समझदार हैं, समझते हैं इन सभी रिक्वायरमेंट्स को और इन डिटेल्स को। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑन अ टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा आप कनाडा आ जाते हैं तो फिर आपने कैसे पीआर के लिए वर्क परमिट का रास्ता इख्तियार करना है। टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा, इसके ऊपर कुछ डेज पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, इसलिए इस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये आपने कैसे लेना है। उसके लिए ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिए जो भी टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लग गया है और अब आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं पहले स्टेप से ही फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ। जब आप कनाडा पहुँचेंगे तो सबसे पहले एयरपोर्ट पे ही इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है एंट्री के टाइम पे। वहाँ पे आपने बिल्कुल ये नहीं बताना, ना ही ये शो करना है कि आपका इंटेंशन क्या है, आप इसको वर्क परमिट या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप अगर आप विजिटर वीज़ा पे आए हैं तो जो भी आपने रीज़न्स बताई थी उसके लिए आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना है, या अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो जो भी आपका डे टू डे प्लान था, जिन जगहों पे आप घूमना चाहते हैं, वही आपने कनाडा एंट्री के टाइम पे भी ऑफिसर को बताना है। अदरवाइज़ आपकी एंट्री डाउटफुल हो सकती है। तो विजिटर वीज़ा पे जब आपको एंट्री मिल जाती है कनाडा में तो उसके बाद सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है आपका वर्क परमिट, क्योंकि डायरेक्ट पीआर के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते, एलिजिबल नहीं होते ऑन अ विजिटर वीज़ा। चाहे आपके पास कोई बड़ी डिग्री है, डिप्लोमास हैं, बहुत सा एक्सपीरियंस है, कुछ भी हो, आप डायरेक्ट विजिटर वीज़ा से पीआर पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए कनाडा का, और उसका एक ही तरीका है कि आप एलएमआईए हासिल करें। एलएमआईए लेके कनाडा में वर्क परमिट हासिल करें जो कि आपको 2 से 3 साल तक का मिलता है। अब इसका क्या प्रोसेस है,
इसके लिए फ्रेंड्स जो लीगल वे है वो इस तरह चलता है कि आपने कोई जॉब स्टार्ट करनी है, आपने कोई जॉब सर्च करनी है। इसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आ भी रही हैं। इन वेबसाइट्स पे आप जाके जॉब सर्च कीजिए, मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की जॉब्स हैं। किसी भी एम्प्लॉयर से अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपने इनको अपना रिज्यूमे भेजना है। बहुत सी जॉब्स आपको ऐसी मिलेंगी जॉब बैंक पे जिनमें एम्प्लॉयर्स LMIA ऑफ़र कर रहे होते हैं। आपने इनको अपना रिज्यूमे भेजना है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो एम्प्लॉयर ने प्री अप्रूव्ड LMIA रखे होते हैं अपने पास, जो फॉरेनर्स को हायर करते हैं। तो उन्होंने इस LMIA की जो फ़ीस होती है $1000 वो खुद पे करनी होती है एम्प्लॉयर ने, और आपके नाम का LMIA इशू करवा देते हैं विद इन अ वीक। तो जब आपको LMIA मिल जाता है तो आपने किसी भी नियरेस्ट बॉर्डर पे जाना है, और नियरेस्ट बॉर्डर ऑफ कोर्स कनाडा US का बॉर्डर होता है। क्यूबिक में है तो आप लकोल बॉर्डर पे जा सकते हैं, आप ओंटारियो में हैं तो आप रेनबो ब्रिज पे नियाग्रा फॉल्स पे जा सकते हैं। तो जो भी आपका नियरेस्ट बॉर्डर है आप वहाँ जाके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये वर्क परमिट बहुत ज़्यादा डेज़ का प्रोसेस नहीं होता, आपको सेम डे सेम टाइम ही वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है बॉर्डर पे। और उसकी फ़ीस होती है तकरीबन $250 के करीब। आपका वहाँ पे बॉर्डर पे खर्चा आता है डॉक्यूमेंटेशन और फ़ीस का। अब क्योंकि आपने बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी करवा लिए होते हैं, इसलिए अब नए लॉ के मुताबिक 10 साल के अंदर अंदर आपको दोबारा बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती। वो आपसे फिंगरप्रिंट ज़रूर लेंगे लेकिन वो आपके बायोमेट्रिक्स कंसिडर नहीं होते। तो तकरीबन आपका $200-250 का बॉर्डर पे ख़र्चा आता है वर्क परमिट लेने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिसेंटली पिछले कुछ मंथ्स में ये प्रोसेस से गुज़रे और उन्होंने इसी तरह वर्क परमिट लिया। तो आप भी यही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें $1000 आपका एम्प्लॉयर पे करता है LMIA का। आपका आपका जो खर्चा आता है वो वर्क परमिट की फ़ीस होती है और डॉक्यूमेंटेशन जो $200-250 की है। लेट्स सपोज अगर आप $1000 भी एम्प्लॉयर आपसे लेना चाहता है तो कानूनन वो नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो आपको पे करने को बोलता है तो आपका $1000-1500 में वर्क परमिट मिल जाता है। और ये वर्क परमिट यूजुअली 2 साल का मिलता है। अब नए लॉज के मुताबिक 3 साल का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये 2 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और 1 साल का जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है तो आप कनाडा के PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके लिए फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स में कैसे आप अप्लाई करेंगे वो एक टोटल डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन आप 1 साल के बाद कनाडा के PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब कुछ ऐसी जॉब्स मैं आपको बताता हूँ जिनमें आपको आसानी से LMIA और जॉब मिल सकती है ऑन अ विजिटर वीज़ा कनाडा आके। जिनमें सबसे टॉप पे है ट्रकिंग इंडस्ट्री। ट्रक ड्राइवर्स की ऐसी डिमांड और ऐसी ज़बरदस्त ऑप्शन है आप विजिटर्स के पास कि आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी जॉब ढूंढना, LMIA लेना और वर्क परमिट लेना। उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए आपने अपने मुल्क से आने से पहले तैयारी करके आना है। आपके पास 2-2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए ट्रकिंग इंडस्ट्री का। अगर नहीं है, आपने कभी ट्रक नहीं चलाया, तो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हो जिसमें प्रूव हो सके कि आपने 2-2.5 साल कहीं पे काम किया है ट्रक ड्राइवर। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए अपने कंट्री का 2-3 साल पुराना, क्योंकि ट्रकिंग इंडस्ट्री में LMIA हासिल करना, जॉब हासिल करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि पहले यहाँ कनाडा का ट्रक का लाइसेंस हो। तो वो आपने कैसे हासिल करना है फ्रेंड्स? कनाडा पहुँचने के बाद ऑन अ विजिटर वीज़ा आप ऑफ कोर्स लाइसेंस ले सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आपने पहले G1 लेना है, G2, G लाइसेंस, और उसके बाद आपने ट्रक के लाइसेंस की तरफ आना है। ये पूरा प्रोसेस तकरीबन 3-4 महीने आपके ले लेता है। आपके पास 6 महीने का विजिटर वीज़ा होता है, इसलिए कोई इशू की बात नहीं है। तो 3-4 महीने में आपने कोशिश करके मेहनत करके ट्रक का लाइसेंस हासिल करना है। इसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन ख़र्चे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आप ये ट्रक का लाइसेंस किस स्कूल के थ्रू लेंगे। क्योंकि डायरेक्ट आप कनाडा में यहाँ आने के बाद डायरेक्ट आप जाके ट्रक ट्रक का टेस्ट नहीं दे सकते और लाइसेंस नहीं ले सकते। ज़रूरी है कि आप कनाडा में कोई ट्रकिंग का स्कूल ज्वाइन कीजिए, 2-3 महीने उन्हीं के पास ट्रेनिंग कीजिए और वो आपका टेस्ट दिलवाएंगे ट्रकिंग का लाइसेंस लेने के लिए। और इसमें जो फ्रेंड्स आपका टोटल ख़र्चा आ जाता है पहले दिन G1 से लेके G2 फुल G लाइसेंस और उसके बाद ट्रक का लाइसेंस,
इसमें कंप्लीट खर्चा आपका 6 से 7,000 कैनेडियन डॉलर्स का बन जाता है। ये आजकल का रेट चल रहा है, आने वाले टाइम में ये रेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन आजकल तकरीबन 6 से 7,000 डॉलर में आपका ट्रक का लाइसेंस बन जाता है विद इन 3 टू 4 मंथ्स, अगर आप मेहनत करते हैं और पहली पहली ट्राई में क्लियर कर लेते हैं। तो जब आपको लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद भरमार है एक कंपनियों की, बहुत सी ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिनके पास प्री अप्रूव्ड LMIA होते हैं ट्रकर्स के लिए, नए ट्रक ड्राइवर्स को हायर करने के लिए। यहाँ अगर ओंटारियो में आते हैं और आप इंडिया पाकिस्तान से हैं तो ब्रैम्पटन का जो सिटी है वो भरा पड़ा है हमारे पंजाबी बहन भाइयों से, इसको आप मिनी पंजाब भी कह सकते हैं। और ब्रैम्पटन में ही आपको हज़ारों कंपनियां मिल जाएंगी, कई सौ ऐसे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो कि LMIA ऑफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब देसी एम्प्लॉयर्स हैं। इसमें क्या नुकसान है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि देसी एम्प्लॉयर के पास LMIA लेने का क्या नुकसान होता है। इसके अलावा ओंटारियो में कहीं पे भी आपको आसानी से ट्रकिंग इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है, किसी भी बड़ी फर्म में, किसी बड़ी कंपनी में। तो आपने LMIA लेना है, कंपनी से बॉर्डर पे जाना है और अपना वर्क परमिट ले लेना है। अब फ्रेंड्स, LMIA लेने के भी यहाँ पे 2-4 अलग-अलग तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि मेरे पास लाइसेंस है, आपने उसका ऐड देखा, उसको CV भेजी, उसने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, इंटरव्यू क्लियर हुआ और उसने आपको LMIA प्रोवाइड कर दिया। ये है नॉर्मल और लीगल तरीका। लेकिन जो हमारा देसियों का तरीका है, इंडियन पाकिस्तानी लोग सभी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं कि एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा होगा आपको LMIA प्रोवाइड करने का। $1,000 उसकी जेब से जा रहा है, तो इस कंडीशन में वो शायद ये $1,000 भी आपको पे करने को बोलेगा। और अक्सर एम्प्लॉयर्स लॉयर के साथ काम करते हैं, हर कंपनी ने अपना लॉयर रखा होता है, वो आपको बताते हैं कि हमारे लॉयर से कांटेक्ट कीजिए, और लॉयर्स आपसे चार्ज करेंगे 20 से $25,000, $30,000 तक भी चार्ज कर सकते हैं LMIA के लिए। ये फ्रेंड्स वो जेन्युइन बात है जो आपको अक्सर सुनने को नहीं मिलेगी, आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। ट्रकिंग इंडस्ट्री में अक्सर देसी एम्प्लॉयर 20 से $25,000 या $30,000 तक भी यहाँ पे डिमांड करते हैं, और ये आजकल का रेट चल रहा है। मैं फिर बता दूं कि आने वाले टाइम में इसमें इजाफा भी हो सकता है, ये पैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 25-30,000 वो आपसे लेते हैं, आपको उसके अगेंस्ट LMIA ऑफ़र करते हैं। लेकिन ये 20-25,000 या $30,000 आपने कहीं पे बता नहीं सकते, क्योंकि आगे इमिग्रेशन में भी इंटरव्यू होता है और उनका बहुत स्पेसिफिक सा एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि क्या लॉयर ने या कंपनी ने आपसे कोई पैसे लिए हैं LMIA के लिए। और ऑफ कोर्स आपने वहाँ पे उनको बताना होता है कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए। अगर आप उनको ये बताएंगे कि मैंने पेमेंट की है, पैसे दिए हैं, 20-25,000 पे किया है, तो आपका वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये तो हमारा देसियों का तरीका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हमेशा आपसे हर कंपनी वाला ऐसे ही डील करेगा और ऐसे ही पैसे चार्ज करेगा। आप बग़ैर पेमेंट किए, बग़ैर LMIA की फ़ी पे किए भी LMIA हासिल कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं, और अक्सर जो गोरों की कंपनियां हैं, जो कैनेडियंस की कंपनीज़ हैं, बड़ी फर्म्स हैं, वहाँ पे आपको बग़ैर पेमेंट के भी LMIA मिल सकता है। अगर आप कैपेबल हैं किसी भी जॉब ऑक्यूपेशन में, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है ट्रकिंग इंडस्ट्री से हट के, अगर आप किसी और ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में, टूरिज़्म इंडस्ट्री में, या आप कोई प्रोफेशनल हैं कि कोई ऑफिस जॉब में जाना चाहते हैं, आप कंपनीज़ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको LMIA प्रोवाइड कर दें, और कंपनीज देती भी हैं। एक लीगल प्रोसेस है और उसके अगेंस्ट आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 साल का वर्क परमिट लेने के बाद आप कनाडा का PR भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक पहला तरीका था जिसमें आपने वर्क परमिट और PR की तरफ जाना है। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, जो कि अक्सर पाकिस्तानी लोग तो मैं यहाँ देखता हूँ कि वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। इंडियंस भी इस प्रोसेस में आते हैं, लेकिन उनकी तादाद बनिस्बत कम है पाकिस्तानियों के। लेकिन ये प्रोसेस नेशनलिटी से नहीं होता, कोई भी इंसान किसी भी नेशनलिटी का हो वो इस प्रोसेस में आ सकता है। एक लीगल वे है कि आप कनाडा आके असाइलम कर दें। अब असाइलम क्या है, ये कैसे, इसका प्रोसेस कैसे चलता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल से मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग नहीं जानते असाइलम के बारे में, आप लोग वो वीडियोस देखिए, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन असाइलम से रिलेटेड मैंने उन वीडियोस में शेयर की है। मैं आपको ब्रीफली अभी बता भी देता हूँ कि असाइलम सबमिट करने के बाद
विद इन 3 मंथ्स आपको कनाडा का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए, किसी कंपनी से LMIA नहीं चाहिए, कोई डिग्री, कोई रिज्यूमे, कोई सर्टिफिकेट, आइल्स कुछ भी नहीं चाहिए होता और आपको कनाडा का ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। ओपन वर्क परमिट में मौजा ही मौजा फ्रेंड्स। आप टैक्सी चला सकते हैं, ऊबर चला सकते हैं, ऑफिस जॉब कर सकते हैं या रेस्टोरेंट की जॉब कर सकते हैं। सुबह एक जॉब छोड़ी, शाम को दूसरी जॉब कर सकते हैं, शाम को एक छोड़ी, सुबह दूसरी जॉब कर सकते हैं। आपको बहुत आज़ादी होती है ओपन वर्क परमिट पे। सैलरीज़ आपको वही मिलती हैं जो नॉर्मली यहाँ सभी को मिल रही हैं, क्योंकि लीगल वे है, लीगल तरीके से आपने ये ओपन वर्क परमिट लिया है, तो इसलिए उसमें बहुत सी आसानियाँ हो जाती हैं। और तकरीबन 8 से 10 महीने, 1 साल कह लीजिए कि आपका ये असाइलम का केस चलता है और उसके बाद अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है तो आप डायरेक्ट कनाडा का PR अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डिग्री, विदाउट एजुकेशन, विदाउट आइल्स और विदाउट फंड्स। बग़ैर किसी बड़ी रिक्वायरमेंट के आप कनाडा का PR अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी इस प्रोसेस से गुज़रे, तो मैं बहुत डीपली जानता हूँ कि इस प्रोसेस में जिस दिन आपका असाइलम का केस अप्रूव होता है तो सेम डे ही आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है कनाडा के PR के लिए। आपने वो फॉर्म फिल आउट करके सबमिट करवा देना है और 6 से 8 महीने में आपका PR कार्ड आ जाता है। तो ये एक दूसरा वे है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर चुकी होगी। कोई मज़ीद आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में या ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।